हेलो एवरीवन, आई एम जयशंकर तिवारी, अ पार्ट ऑफ द आरंभ क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो के अंदर ये बताया था कि मैं आपके 11th एंड 12th के वीडियो लेक्चर्स को यूट्यूब के ऊपर लेके आने वाला हूं। तो उसी सीरीज के अंदर हम यहाँ से क्लास 12th को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th के सारी की सारी वीडियो देखने के लिए आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना पड़ेगा। ये इसका हैंडल है, ठीक है, @आरंभ क्लासेस महो। उसी सीरीज के अंदर हम क्लास 12th के अंदर सबसे पहले मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के अंदर भी अगर मैं देखने जाऊं तो मैं अब क्या स्टार्ट करने वाला हूं, बेसिकली मैं मैट्रिक्स को स्टार्ट करने वाला हूं। मैट्रिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ओवरव्यू जान लेते हैं। ठीक है, और कैसे पढ़ने वाले ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैं क्या करूंगा कि हर एक एक्सरसाइज के जितने सारे कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेके फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड उसके बाद हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैट्रिसेस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले, तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, कि बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है, यहाँ इसका यूज कहाँ पे आता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की क्वेश्चन आता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर सॉरी, उसके बाद हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, की बेसिकली हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इतनी सारी चीजें समझने के बाद आपको ऑटोमेटिक एक्सरसाइज 3.1 करना स्टार्ट कर दोगे। बाकी मैं भी आपको एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन पर करवाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स होता क्या है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पास दो वर्ड आता है, एक वर्ड आता है मेरे पास मैट्रिक्स और दूसरा वर्ड हमारे पास आता है मैट्राइसेस। ठीक है, इन दोनों के अंदर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये दोनों का मतलब एक ही होता है। मैट्रिक्स जब भी मैं बोलता हूँ तो मैं एक सिंगल मैट्रिक्स की बात करता हूँ, है ना। आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरे पास मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स, एक सिंगल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे मैट्राइसिस बोल देता हूँ तो इसके अंदर बहुत सारे मैट्राइसिस आ जाते हैं। तो मैं मैट्रिक्स बोलूँ या फिर मैट्राइसिस बोलूँ, बात बराबर ही। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि बेसिकली ये मैट्रिक्स का रियल लाइफ के अंदर यूटिलाइजेशन क्या है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ता है कि इसका हम रियल लाइफ के अंदर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में इसकी बाद में बताऊंगा, पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको वो ये बोला, जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर ये एग्जाम्पल दे के रखा हूं, वो एग्जाम्पल के थोड़ा हट के एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपके क्लास के अंदर मान लेते हैं टोटल 50 बच्चे हैं। ठीक है, और मैंने आपको इन 50 बच्चों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए बोला। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो मैंने उनको बोला कि आपको पूरे 50 बच्चों का नेम मुझे चाहिए। ठीक है, फिर मुझे उनकी हाइट चाहिए कि हाइट उन सभी का क्या है। फिर मैंने बोला कि उनका वेट चाहिए। ठीक है, और फिर मैंने एक और बोल दिया, मैंने बोला हेयर कलर चाहिए। ठीक है, ये मैंने बोला कि अलग अलग लोगों के मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करके दो। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक अलग सा टेबल बनाने की कोशिश की, है ना। बेसिकली हम इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, है ना? तो क्या करोगे आप, यहाँ पे एक एक करके लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे एक सीरियल नंबर भी बना लोगे। क्या बोलोगे कि नंबर 1 पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऋतिक को। ठीक है, ऋतिक की हाइट मैंने क्या बोला, तो मैंने बोला 152 हाइट। वेट मैंने बोला क्या, तो ये हम मान लेते हैं 60 kg। एंड हेयर कलर के अंदर मैंने बोला ब्लैक। ठीक, ऐसे कर करके मैं क्या करूंगा कि सारे के सारे, है ना, जितने भी बच्चे रहेंगे उन सभी के डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ। यहाँ पे जो मैं डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं इसके ऊपर कैलकुलेशंस भी तो करनी होगी। मैंने बोला क्या कि ये जो बच्चा है ना, क्लास 11th के अंदर था तब का इसका डेटा लेके आओ, और ये हमारे पास क्लास 12th के अंदर जो डेटा देके रखा उसको लेके आओ। ठीक है, और मुझे क्या करना है कि मुझे इन दोनों डेटा को क्या करना है, कंपेयर करना है कि बेसिकली है कैसा। समझ रहे हो, है ना? अगर मुझे इसको कंपेयर करना है तो क्या मैं इसको एक्सेल सीट के अंदर डालूंगा, एक्सेल सीट के अंदर डाल के डायरेक्टली मैं कंपैरिजन स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं एक्सेल सीट का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो ये मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। बहुत ज्यादा दिक्कत कैसे देगा, मैं कॉपी पेन के ऊपर तो कर नहीं सकता। तो बेसिकली जो हम अरेंजमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं वही मैट्रिक्स भी रिप्रेजेंट करता है। बस हल्का सा उसके अंदर फर्क आ जाता है। हल्का सा फर्क क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स हमें ये कहता है कि आपको, है ना, सुना ध्यान से, मैट्रिक्स हमें ये कहता है कि आप भी
इसके अंदर डेटा का अरेंजमेंट करोगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही लिखने हैं। मतलब ये जो 152 है इसको आप लिख सकते हो, ये 60 है इसको आप लिख सकते हो, लेकिन आप ये ब्लैक कलर को नहीं पुट कर सकते। क्यों ब्लैक कलर को नहीं पुट कर सकते? बेसिकली कंप्यूटर इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। जैसे आपको पता होगा कि जितना भी कंप्यूटर चलता है वो सिर्फ नंबर्स के बेस पे चलता है। इवन जो मैं कैरेक्टर लिखता हूँ, हेयर कलर वगैरह, ये सारे के सारे नंबर्स के अंदर कन्वर्ट होके स्टोर होता है। आपने सुना होगा कुछ बाइनरी नंबर करके होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो मैट्रिसेस को हम लेके आने का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम डेटा को शॉर्टेड करें इजी तरीके में। बात ही समझ में? चल, अगर ये एग्जांपल समझ नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और समझाता हूँ, ठीक है। समझना, मैंने क्या बोला, जैसे आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर दे के रखा हो, मैंने बोला क्या कि ऋतिक के पास, ठीक है, 15 बुक है, ठीक है, और मेरे पास 5 पेन है। अगर मुझे इसको डेटा को अरेंज करना होगा तो मैं कैसे अरेंज करूंगा? मैं बोलूंगा कि 15 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। हमने ना ऋतिक को लिया, ना हमने बुक को लिया, ना हमने पेन को लिया। ये जो हमारे पास नंबर दे के रखा हो 15 और ये जो हमारे पास नंबर दे के रखा हो 5, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी को लिया है, ठीक है। और हमने एक लॉजिक डेवलप किया। वो लॉजिक हमारे पास ये है कि जब मैं यहाँ पे रो को काउंट करूंगा तो बेसिकली किसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन पहला अगर ये कॉलम में काउंट करूंगा तो ये बुक की बात कर रहा हूँ और ये अगला वाला पेन की बात कर रहा हूँ। ये मैंने अपने हिसाब से लॉजिक को डेवलप कर लिया। लेकिन अगर एक की जगह मेरे पास 2 बच्चा आ जाता है तो क्या करूंगा? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैंने बोला रोहन, एंड रोहन के पास मेरे पास 20 बुक है, ठीक है, और फिर मैंने बोला कि 7 पेन है। जब भी मैं बोलता हूँ कि 20 पेन और 7 पेन है, और मैंने बोला कि इन दोनों डेटा को अरेंज करना है, देखो ये वाले डेटा को भी एक साथ अरेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? मैं यहाँ पे लिख दूंगा 15, फिर क्या लिखूंगा 5, फिर क्या लिखूंगा 20, फिर क्या लिखूंगा 7, और यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट बना लूंगा। ये लॉजिक हमें क्या बताता है? तो ये लॉजिक हमें ये बताता है कि ये जो डेटा हमारे पास दे के रखा हुआ है, ये बेसिकली ऋतिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो अगला वाला डेटा दे के रखा हो, ये बेसिकली रोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात ही समझ में? आगे चलते हैं। लेकिन अगर ऊपर से देखो तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ऊपर से जब मैं देखूंगा तो पहला वाला बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगला वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, ये जो हमें डेटा दिया हुआ है इसी को कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर एक शॉर्टेड फॉर्म के अंदर लिख लिया। बताइए समझ में? नहीं है तो एक और बात देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, डेफिनेशन की तरफ, है। डेफिनेशन हमें क्या बोलता है जरा पढ़ते हैं, और फिर से मैं एक एग्जांपल दूंगा क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन हमें ये कहता है कि अ मैट्रिक्स एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हो गया? रेक्टेंगुलर का मतलब ये हो गया कि हम नंबर्स लिखते हैं ना कि 2 3 5, मैंने बोला 6 7 8। तो देखो क्या ये रेक्टेंगल जैसा ही तो दिख रहा है, इसकी कुछ लेंथ जैसी है, इसकी कुछ ब्रेथ जैसी, तो वही देख रखा हूँ रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब क्या होता है? एरे का मतलब याद रखना अरेंजमेंट होता है, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट कर रहे हैं। फिर से पढ़ो, A matrix is an order मतलब अरेंज करें, ठीक है, ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। या तो मैं नंबर पुट कर सकता हूँ या तो फिर मैं इसके अंदर फंक्शन पुट कर सकता हूँ। ये जरा इसके ऊपर गौर करना, ठीक है। मैं कभी भी कैरेक्टर्स को पुट नहीं कर सकता। जैसे मैंने नेम बताया था ना, ऋतिक या फिर रोहन, उन नेम को नहीं पुट कर सकता। या तो मैं नंबर्स को पुट कर सकता हूँ, फंक्शंस को पुट कर सकता हूँ। फंक्शन क्या हो गया? जैसे मैं एफ ऑफ एक्स बोलता हूँ, ये फंक्शन हो गया। The numbers of function are called the elements or the entries of the matrix। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, है ना, इनको, ये जैसे 8 हो गया, ये मेरे पास 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया। इनको हम या तो एलिमेंट्स कहेंगे, याद रखना, है ना, या तो फिर हम क्या कहेंगे? एंट्रीज कहेंगे। अब एंट्रीज कहाँ से? ये एंट्रीज वर्ड भी क्या बोलते हैं, एक्सेल से ही आता है ना। उसके अंदर अलग अलग सेल्स रहते हैं, सेल्स के अंदर हम एंट्री करते हैं, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पास कोई डाटा दे के रखा हो तो मैं उसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। मैं बोलूंगा 2 3 5, है ना, 6 7 8। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ यही रिप्रेजेंटेशन होगा क्या? नहीं, इसके अंदर हम कैपिटल लेटर ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी से, सी से, मतलब कोई से भी कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सी लिखा, ठीक है, सी के अंदर क्या क्या बोला कि 2 3 5 -6, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया कि मैट्रिक्स बेसिकली होता है क्या। हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है,
अपने लॉजिक के हिसाब से, उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं बोलूं, एक और करता हूं, तो मैंने बोला इसको मैं सी नाम देता हूँ, और मैंने बोला 2 5 6 7 8 अलग अलग नंबर्स, फिर मैंने बोला -1 0 -2 3 1। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब मैं डेटा को अरेंज कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। ठीक है, तो यही डेफिनेशन इसकी होती है क्या, कि एक मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, किस चीज का, नंबर्स का या तो फिर फंक्शंस का। ठीक है, सुन, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है अगला टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। बेसिकली हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कि मैं बोलूंगा कैपिटल लेटर मैंने ए ले लिया, मैंने इसके अंदर बोला 3 4 -2 और 6, ये क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन। एक और होती है चीज जिसको अभी हमें समझना है, रिप्रेजेंटेशन, इसलिए मैंने दूसरा टॉपिक लिया, कि हम इसको जनरल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो जनरल फॉर्म में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, उस जनरल फॉर्म को समझने से पहले कुछ एक टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। कुछ टर्म्स क्या है, कि जब भी मैं एम कहीं पे लिखता हूं तो एम रिप्रेजेंट करता है रो को। समझना ध्यान से ना, फिर से बोलता हूँ, एम क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को। एन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, है ना। फिर मैंने क्या बोला, आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आई भी रिप्रेजेंट करता है रो को। और जे क्या रिप्रेजेंट करता है, जे भी रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अब बोलोगे कि भैया ये तो आपने कंफ्यूजन में डाल दिया, कि जहां पे एम आएगा वो भी रो को रिप्रेजेंट करेगा, एन आएगा वो भी कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, आई भी रो को, और जे भी कॉलम को। मतलब हम कैसे समझ पाएंगे? तो इसके अंदर एक और चीज याद रखना है, कि जो एम है बेसिकली ये टोटल रो को रिप्रेजेंट करता है, कि टोटल इसके अंदर रो कितनी है। एन क्या है, तो ये मेरे पास टोटल कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो रो कॉलम आई और जे है ना, ये बेसिकली स्पेसिफिक उस लोकेशन की पोजीशन बताता है। फिर से बोलता हूँ, उस लोकेशन की पोजीशन बताता है। अभी भूल जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, बस ये याद रखो, टर्म्स याद रखो, एम रो टोटल रो को, एन टोटल कॉलम, आई स्पेसिफिक रो, और जे स्पेसिफिक कॉलम। याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, अब बताओ किसी को तो ये भी नहीं पता होगा रो और कॉलम क्या होता है, मैं बता देता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, कि ये जो हमारे पास ऐसे लेटी लेटी लाइनें होती है ना, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं रो। और ये जो हमारे पास ऐसे सीधी सीधी लाइनें होती है, इनको हम बेसिकली कहते हैं क्या, कॉलम। कुछ पता ही समझ में, फिर से बताता हूँ। देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये ए लिख के रखा हुआ है, कि 3 -2 4 और 6, है ना। मैं बोलूंगा कि इसके अंदर अगर मुझे रो देखना है तो क्या यहाँ पे दिख रहा है, कि देखो ये कुछ ऐसा, ये पहला रो है, और ये मेरे पास दूसरा क्या है, रो है। मैंने बोला ये मेरे पास पहला रो है, और ये मेरे पास दूसरा रो है। क्यों? क्योंकि ये लेटी लेटे हुई डाटा को मैं देख रहा हूँ। आगे चलते हैं। फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पर जब मैं देखूंगा तो ये मेरे पास क्या हो गया, पहला कॉलम जो सीधा दिख रहा है, और ये क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास हो गया दूसरा कॉलम। बात आई समझ में, ठीक है। चल फिर से एक और एग्जांपल जरा समझते हैं। मैंने यहाँ पे ये बोला कि बी एक लेता हूँ, और मैंने इसके अंदर लिखता हूँ 3 5 6 और 8। ठीक है, मैंने बोला अब बताओ कितनी रो दिख रही, तो मैंने बोला देखो भैया ये यहाँ पे पहला रो, ये यहाँ पे दूसरा रो। ठीक है, आगे चलते हैं, कॉलम कितनी दिख रही है, तो कॉलम के अंदर देखो यहाँ पे ये मेरे पास पहला कॉलम, और ये मेरे पास दूसरा कॉलम। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी। मैंने यहाँ पे ये बोला कि देखो 3 2 5 6 1 -2 3 0 1 5। समझ, अब बताओ जरा कितनी रो दिख रही है। तो मैं बोलूंगा कि देखो भैया यहाँ पर ये दिख रहा है, ये मेरे पास पहला रो दिख रहा है, और ये मेरे पास यहाँ पर दूसरा कॉलम दिख रहा है। बात ही समझ में, ठीक है। देखो इधर बताता हूँ आपको, है ना। आगे फिर कॉलम के बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पे देखो पहला कॉलम, ये यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा कॉलम, ये यहाँ पे तीसरा कॉलम, ये यहाँ पे चौथा कॉलम, ये यहाँ पे पांचवा कॉलम। कुछ बातें समझ में, यानी कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे इस सी के अंदर की एम की वैल्यू कितनी है, तो एम क्या कहता है कि टोटल रो कितने, तो मैंने बोला यहाँ पे 2 रो है, तो मैंने बोला एम की वैल्यू कितनी हो गई, 2। मैं पूछूंगा कि एन की वैल्यू कितनी है, तो देखो कितनी कॉलम्स है, तो मैं बोलूंगा टोटल 5 कॉलम है, तो मेरे पास कितने हो गए, 5 कॉलम। यानी एम की वैल्यू हो गई 2 और एन की वैल्यू हो गई 5। याद रखना ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक। वैसे ही बी वाले के अंदर अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो m की वैल्यू कितनी होगी 2 और n की वैल्यू भी कितनी होगी 2। वैसे a के अंदर पूछूंगा तो m की वैल्यू कितनी होगी 2 और n की वैल्यू भी कितनी होगी 2। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया है ना, आप मुझसे पूछोगे ना, अभी तक आपने क्या नहीं बताया कि आई और जे बेसिकली क्या चीज है ना। मैं समझाता हूँ। जैसे अभी तक हमने ये पता कर लिया कि ये रो और कॉलम क्या है, तो मैं सी को ही एक काम करता हूँ लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैंने बोला 3 2 5 6 1 है ना। फिर दूसरे के अंदर क्या लिखा हुआ -2 3 0 और फिर मैंने बोला 1 और 5। मैंने बोला एम और एन तो समझ में आया कि पहले रो और पहले कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, आई और जे को क्या रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मेरे पास स्पेसिफिक नंबर देके रखे हो ना, ये जो 3 वाला देखो, ध्यान देना है ना, इसकी पोजीशन को बताते हैं आई और जे। जैसे मैं अगर पूछूंगा कि जो 3 है ये कौन से वाले रो में है, तो क्या तुम्हें ये पहले वाले रो के अंदर दिख रहा है, हाँ या ना। और मैं तुमसे पूछूंगा कि ये कौन से वाले कॉलम के अंदर है, तो क्या ये पहले वाले कॉलम के अंदर भी है। तो सिर्फ 3 के लिए मैं क्या बोलूंगा कि आई की वैल्यू कितनी हो गई 1 और जे की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। वैसे ही अगर मैं पूछूंगा इस जीरो की लोकेशन किधर है, तो मैं बोलूंगा इस जीरो के लिए आई की वैल्यू मेरे पास कितनी, देखो सेकंड वाले रो में है, फिर से कर्सर दिख रहा होगा सेकंड वाले रो में। तो मैंने क्या बोला, आई की वैल्यू हो गई 2। लेकिन जे की वैल्यू अगर मैं पूछूंगा कि जे की वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान से 1 2 3 है ना, मतलब जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 3। समझ में आ रहा है स्पेसिफिक लोकेशन में क्या बोल रहा हूँ, नंबर्स का स्पेसिफिक लोकेशन। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक जनरल फॉर्म भी होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ए और यहाँ पे मैंने बोला कि आपको m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू भी 2 है और आपको एक जनरल फॉर्म लिखना है, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो मैं इसके अंदर वैल्यूज क्या पुट करूंगा, यार ध्यान से देखो, हमें पता तो है नहीं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा A11 क्या रिप्रेजेंट करता है, 11 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि ये देखो इसके अंदर ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। फिर क्या हो जाएगा A12, फिर क्या हो जाएगा A21 और फिर क्या हो जाएगा A22। समझ में भाई बात, ये A22 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में है। आता ही होगी समझ में, ठीक है। चल अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल जरा समझते हैं। जिसे मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास m की वैल्यू 2 रहेगी और n की वैल्यू 3 रहेगी। जब मैं बोलता हूँ कि m की वैल्यू 2 रहेगी, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज होने चाहिए 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए 3। तो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश किया जिसको मुझे जनरलाइज फॉर्म के अंदर बनाना है। तो यहीं पे शुरुआत में मैंने मार्क किया, शुरुआत में मैंने क्या मार्क किया कि यहाँ पर मेरे पास 2 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए, 1 2 और यहाँ पे 3। चलो यार समझते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अगर यहाँ पे पहली पोजीशन के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा A11। अभी जस्ट पता ये पोजीशन को बताता है, A11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी A12, फिर क्या हो जाएगा A13, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा A21, फिर क्या हो जाएगा A22, फिर क्या हो जाएगा A23। जब हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर में है ना हम बताते हैं कि कितने रो का है और कितने कॉलम का, कितना रो दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा टोटल 2 रो दिख रहे हैं। कितने कॉलम दिख रहे हैं, तो टोटल मेरे पास 3 कॉलम दिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2/3। 2/3 को एक टर्म दिया जाता है, मैं बताऊंगा 2/3 को टर्म क्या दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, इसको थोड़ा सा और जनरलाइज फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिखते हैं, ए इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया ए आई जे। आई जे का मतलब क्या हो गया, आई जे का मतलब हो गया कि रो और कॉलम को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 1 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 1 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये भी वही आई जे रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2/3। अब इससे हमें ये समझ में आता है कि देखो आई तो स्पेसिफिक लोकेशन बताता है, ठीक है, और आई और एम ये रो बताते हैं। ये टोटल रो कितने हैं, टोटल रो 2 है। तो आई की वैल्यू 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, रन करता है, ठीक है। अभी चलते हैं। फिर मैंने बोला एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू 3 है। तो आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। समझ में आया? इसी को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से।
ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक टर्म आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाय n को ही कहते हैं। अभी जो हमने पढ़ा ना कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, उसी टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम को ही हम क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स कह देते हैं। जिस एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 3 5 और फिर लिखता हूँ 4 5 और 6, मैं तुमसे पूछूंगा टोटल कितने रो हैं, तो मैं बोलूंगा टोटल रो कितने हैं, 2 हैं। टोटल कितने कॉलम है, 1 2 और 3, टोटल 3 कॉलम है। तो बेसिकली अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3। कभी भी 6 मत बोलना, ठीक है, क्योंकि 2 3 या 6 बेसिकली अगर मैं मल्टीप्लाई कर तो ये 6 जो है ना वो एलिमेंट्स को या फिर एंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल एंट्रीज कितने हैं या फिर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, अभी ऑर्डर समझ में आएगा। एक आधी और एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर मैंने लिखा 2 5 6 7 8 और 4। चलो थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब बताओ कितनी रो दिख रही है, जरा बताओ, हमें इसका ऑर्डर लिखना है ना, कितनी रो दिख रही है। तो मैंने बोला ऑर्डर के अंदर रो टोटल 3 दिख रही है, देखो पहली दूसरी और तीसरी, ये 3। और कॉलम कितने दिख रहे हैं, 1 और 2, यानी कि 3/2 का ये ऑर्डर हो जाए। बात है समझ में, ये ऑर्डर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और 3 2 या टोटल 6 इसके एलिमेंट भी होंगे, गिन के भी देख लो, 3 और 3 टोटल 6। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को बेसिकली हम रिप्रेजेंट तो करना सीख गए, लेकिन अगर हमें बनाना होगा मैट्रिक्स को तो कैसे बनाएं। तो उसका एक फॉर्मेट, एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देके रखा हुआ है। क्या देके रखा हुआ है कि हमें ना ए आई जे की वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला क्या है, 1/2, मतलब हाफ करना है आई माइनस में 3 जे का मॉड लेके। और आई और जे की वैल्यू हमें बता के रखा हुआ, आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 3, और जे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 2। यानी कि ये जो हमारे पास 3/2 देके रखा हुआ, ये 3/2 है क्या, ये बेसिकली ऑर्डर देके रखा हुआ। और हमें ये बताता है कि टोटल हमारे पास 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बोला कैपिटल ए एक मैट्रिक्स हो गया। मैंने बोला कि हमें 3 रो बनाना है, 2 कॉलम। तो क्या मैं यहाँ पे A11 करूँ, फिर क्या हो जाएगा A12, 2 कॉलम से आगे बढ़ेंगे ना। अगला क्या हो जाएगा A21, फिर क्या हो जाएगा A22, फिर क्या हो जाएगा A31, फिर क्या हो जाएगा A33। समझना ध्यान से ना, मतलब हमने इसके अंदर एक डमी बनाया। मैंने वो ये बोला कि इसके अंदर देखो 3 रो दिख रही है और 2 कॉलम दिख रहे हैं, यानी कि 3/2 का हमने बना दिया। बस अब यहाँ पे इन लोकेशंस के ऊपर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम एक एक को सॉल्व करेंगे और निकालेंगे। ठीक है, और ए आई जे की वैल्यू हमारे पास एक फॉर्मूला दे के रखा हुआ। चलो स्टार्ट करो। हमने बोला कि अगर मुझे सबसे पहले A11 निकालना होगा तो आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है ये 1/2। मैंने बोला मॉड आई माइनस में 3 जे का मॉड। अब देखो आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू कितनी है 1 है। तो मैंने यहाँ पुट किया 1/2 मॉड 1 माइनस में 3 इंटू में 1। अभी तो मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला A11 इक्वल्स टू फाइनली 1/2। यहाँ पे लिया मैंने मॉड, देखो 3 इंटू में 1 कितना हो गया 3, 1 माइनस में 3 कितना हो गया -2। यहाँ पे मैंने लिखा -2, और -2 जब मॉड में से बाहर आएगा तो A11 की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू में 2। मॉड बेसिकली ये बताता है कि अंदर अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू है तो वो नेगेटिव वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो हमने 2 लिख लिया। 2 से मेरे पास ये 2 कैंसिल, तो मेरे पास A11 की वैल्यू कितनी हो गई 1। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने जाऊंगा A12 की वैल्यू, देखो अगली वैल्यू है ना। चलो A12 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना। जब मैं A12 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो I की जगह 1 पुट करना है, J की जगह 2 पुट करना है। तो मैंने बोला 1/2 मॉड 1 माइनस में 3 इंटू में 2, और सॉल्व करेंगे। देखो 3 2 6, सही है। 1 माइनस में 6 कितना हो गया -5, मॉड लगेगा तो 5, यानी फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ गया 5/2। ठीक है, चलो वैसे ही A21 अगर फाइंड आउट करने जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1/2 मॉड 2 माइनस इधर कितना हो जाएगा 3 इंटू में 1 मॉड 3 इंटू में 1 कितना हो गया 3, 2 माइनस में 3 -1 मॉड करेंगे कितना आ जाएगा +1, एंड 1 इंटू में 1/2 कितना आ जाएगा डायरेक्टली 1/2। इतना तो कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा।
चलो ऐसे ई टू टू करते हैं, कितना हो जाएगा 1/2 मॉड 2 माइनस में 2 इंटू में 2, सही, इक्वल्स टू 2 2 जा 4 हो गया, है ना, यानी आंसर 2/2, आंसर कितना आ जाएगा 2। ना आगे बढ़ते हैं, ए 2 हो गया, 3 1 करते हैं, कितना आ गया 1/2, इधर हो गया मेरे पास 3 माइनस में, अच्छा इधर 2 इंटू 2 कर दिया ना, हटाते हैं इधर 3 आएगा। हम्म, समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया। चलो कर देते उसको सही कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, 3 टू जाए कितना हो गया मेरे पास 6, और 2 माइनस में जब मैं 6 करूंगा तो 2 माइनस 6 कितना हो गया -4, एंड फिर यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2, सही। वैसे यहाँ पे कितना हो गया 3, और इधर कितना हो जाएगा 3 इंटू, एंड जे की वैल्यू कितनी 1 मॉड 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 0। वैसे ही बस एक और वैल्यू निकालनी है, एक और वैल्यू कौन सी है बताओ, हमें निकालना है ए 3 की वैल्यू, तो मैंने बोला 1/2 मॉड 3 माइनस में 3 इंटू में 3, सही है, मॉड। आगे चलते हैं, 3 3 जा 9 -6 कितना हो गया +6, और 6 में 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3। तो हमने अभी किया क्या, हमने सारी की सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब उनकी अलग अलग पोजिशन के ऊपर मैं लिखते जाऊंगा। तो मैंने बोला ए इक्वल्स टू, ठीक है, अब जरा बताओ A11 की पोजीशन पे क्या है ना, A11 की वैल्यू हमने कितना निकाला है 1, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 1, 1 2 की पोजीशन पे 5/2, अगला 1/2, अगला कितना हो जाएगा 2, फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा 2, और फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 0 भूल गए क्या, कहाँ बोला 2 हो गया ना, यहाँ पे आएगा 3 1 की पोजीशन पे आएगा, 3 1 की पोजीशन पे आ जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पे 0 करता हूँ। चलो ये हो गया 0, और ये इधर पोजीशन पे क्या आ जाएगा मेरे पास 3, ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कोई भी मैट्रिक्स को, भी ढेर सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, बस हमने जो मैट्रिक्स बनाए हैं उनके अलग अलग में टाइप्स दे दिए, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में हमने बांट दिया। सबसे पहले क्या होता है मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स, अब नाम से ही समझ में आता है कि अगर कॉलम दे के रखा हो तो एक ही कॉलम है, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं देखूंगा तो ये देखो, ये मैंने बोला कि 2 3 4 5, देखो एक ही कॉलम दिख रहा है, क्या रो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन कॉलम एक ही है। और इसको जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं AIJ, ये अंदर वाली वैल्यूज हो गई, ठीक है, देखना है ना, रो बहुत सारी हो सकती है, यानी कि मैंने लिखा m, लेकिन कॉलम की वैल्यू क्या होगी सिर्फ 1, तो अगली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम, n की जगह क्या हो जाएगा 1, ध्यान रखना n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 1। वैसे रो मैट्रिक्स अगर एग्जांपल ले तो एक ही रो होगी, ठीक है, यहाँ पे हम रो लिखते हैं, जैसे मैंने बोला 5 0 -6 3, मैंने बोला अगर इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या हो जाएगा कैपिटल E इक्वल्स टू AIJ, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा बताओ 1 इंटू में n, 1 इंटू n का मतलब क्या, रो तो एक ही रहेगा लेकिन कॉलम बहुत सारे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते स्क्वायर मैट्रिक्स पे जाते हैं, ठीक है, कि बेसिकली हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखो स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि स्क्वायर होता है क्या है, तो स्क्वायर के अंदर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है, ये स्क्वायर, ठीक है, अब खुश, ये रेक्टेंगल जैसा बना दिया था, है ना, हटा, ये स्क्वायर, ये ए और ये भी ए रहेगा, मतलब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है। वैसे ही यहाँ पर ये क्राइटेरिया काम आता है जिसके अंदर m और n की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी, है ना, जैसे देखो, जैसे पहला एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे 1, क्या इसके अंदर रो और कॉलम इक्वल है क्या, हाँ बिल्कुल इक्वल है, एक ही रो है एक ही कॉलम, यानी यहाँ पर ये 1/1 का मैट्रिक्स देके रखा हो, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा अगर मैं दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे बोला 2 3 0 -4, अब देखो यहाँ पे कितने रो कितने कॉलम, तो मैंने बोला 2/2, यानी कि इसके अंदर 2 रो दे के रखे हुए हैं और 2 कॉलम दे के रखे हुए हैं। बात आई समझ में क्या बोल रहा हूँ, यानी ये 2/2 का मैट्रिक्स होगी। चलो सी अगर हम देखते हैं, है ना, एक और ले लेते हैं, तो ये 3/3 का हो जाएगा 4 5 6, ठीक है, मैंने बोला 2 4 8, और एक और टर्म लेते हैं 0 3 एंड 9, यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम, यानी m और n की वैल्यू हमारे पास क्या देके रखा हुआ है इक्वल देके रखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं,
फिर हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। नहीं यार, फिर से बोलता हूँ, जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे है ना वेन डायग्राम बनाना सीखा होगा है ना, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये पूरे के पूरे मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, हमारे पास कुछ एक डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। इसके अंदर डाल देता हूँ, ये क्या हो गया मेरे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे a इक्वल्स टू, मैंने बोला 3 2 5 6 एंड 4 3 2 1, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है क्या? पहले ही इसको रिजेक्ट करो कि डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे समझ में आएगा, इसकी रो और कॉलम इक्वल होनी चाहिए। अब देखो इसकी रो और कॉलम इक्वल है क्या, नहीं। देखो इसके अंदर टोटल 2 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4, टोटल 4 कॉलम, यानी ये 2/4 का मैट्रिक्स है, तो ये ऑटोमेटिकली डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। थोड़ा सा और समझते हैं ना, जब भी हम डायगोनल की बात करते हैं और एक स्क्वायर, क्योंकि देखो बात पूरी स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है ना, जब मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाता हूँ तो इसके अंदर टोटल 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया डायगोनल नंबर 1, और ये जब मैं बनाऊंगा तो ये हो गया मेरे पास डायगोनल नंबर 2। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि यहाँ पे मैट्रिक्स में भी क्या 2 टाइप के डायगोनल होते हैं क्या? तो आंसर है नहीं, 2 डायगोनल नहीं होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मानते हैं किसको, ठीक है। अब डायगोनल मानने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, एक काम करता हूँ, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 2/2 का, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाया ए, जिसके अंदर मैंने बोला A11, फिर क्या हो गया A12, फिर हो गया A21, फिर हो गया मेरे पास A22। ये मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना दी। हमने यहाँ पे ये डिफाइन करके रखा हुआ है कि मैं डायगोनल एलिमेंट उन्हीं को कहूंगा, फिर से बोल, मैं डायगोनल एलिमेंट उन्हीं को कहूंगा जहां पर आई और जे की वैल्यू इक्वल हो। फिर से बोलता हूँ, हमारे पास एक टर्म आता है क्या, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। मैं डायगोनल एलिमेंट उन्हीं को कहूंगा, मतलब उन्हीं वैल्यूज को कहूंगा, ए आई जे को कहूंगा, जहां पर हमारे पास आई और जे की वैल्यू क्या हो, इक्वल। अब समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो एक तो डायगोनल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा डायगोनल कहाँ पे दिखेगा, ये देखो ये दूसरा डायगोनल मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। अब कायदे से लेने को तो दोनों डायगोनल को ले सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये रेड वाले डायगोनल को ही लेंगे। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हमारे पास ये है कि जब मैं इसकी पोजीशन देखूंगा तो देखो 1 और 1 इक्वल दिख रहे हैं, और यहाँ पे 2 2 इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन ये इसको और इस वाली वैल्यू को नहीं लूंगा। समझ में आया? फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने बोला क्या कि A11, A12, फिर क्या हो गया A21, और फिर मैंने क्या बोला A22, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ठीक है, देखो ध्यान से। क्या ये डायगोनल एलिमेंट होगा, हाँ होगा। क्या ये डायगोनल एलिमेंट होगा, नहीं होगा। क्या ये होगा, नहीं होगा। क्या ये होगा, हाँ होगा। तो क्या अभी तुम्हें समझ में आ गया कि हमें कौन से डायगोनल को लेना है? क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो थोड़ा सा और बात को समझते हैं, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आई है तो ठीक है। अब हमने बोला है कि डायगोनल मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स को कहूंगा जहां पे डायगोनल एलिमेंट तो है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितनी चीजें है ना वो सारी की सारी क्या है, जीरो। फिर से इसको मैं रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। मैंने बोला क्या कि मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, ठीक है। देखो इधर वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शन ही बना रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या बोला कि ए आई जे, है ना, समझना, ए आई जे, और यहाँ पे भी मैंने क्या बोला, ए आई जे। हमने बोला जहां जहां पे आई इक्वल्स टू जे है, वहां पे कोई से भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, कुछ भी पुट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पे आई इज नॉट इक्वल्स टू जे है ना, वहां पे कंफर्म है कि जीरो आएगा ही आएगा। और यानी कि अब डायगोनल मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट करूं एक एक करके, ठीक है। तो पहला डायगोनल मैट्रिक्स में बना रहा हूँ 2/2 का, देखो ना, मैंने बोला 3 5, ये डायगोनल एलिमेंट है, याद करो। बाकी सारे जगहों पे क्या होगा, 0 0। समझ में आई बात, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन
जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वहां पे 0 होना कंपलसरी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला 3 by 3 का मैट्रिक्स बना के दिखाओ। हमने ये बोला कि देखो यहाँ पे मैंने बोला 3, 5 और -8 डाल देता हूँ। ये डायगोनल वैल्यू है। डायगोनल वैल्यू क्यों है? क्योंकि देखो ये A11 है, A22 है और ये A33। समझ में आई बात? ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज पे क्या आएगा? 0 0 0 0 0 0। अभी समझ में आ रहा हो कि बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स होता है क्या। ठीक है, आगे बढ़ो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ना? जैसे मैंने उधर बताया कि सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक टर्म आ जाती है। फिर से यहाँ पे वेन डायग्राम ही बना के समझाता हूँ। मैंने बोला क्या? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमने बोला था क्या कि इसी के अंदर फिर मेरे पास कुछ आएंगे जो क्या होंगे? डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। और इन डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी कुछ मैट्रिक्स होंगे जिनको मैं बेसिकली क्या कहूंगा? बेसिकली मैं इसको स्केलर मैट्रिक्स कहूंगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या? पहले डायगोनल मैट्रिक्स लिखना सीखते हैं ना। तो मैंने बोला यहाँ पे मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखा 3 0 0 और 5। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? स्केलर नहीं पूछ रहा हूँ, डायगोनल पूछ रहा हूँ। क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ है। बस यहाँ पे एक कंडीशन और आ जाएगी। वो कंडीशन ये है कि डायगोनल वाली जितनी सारी वैल्यू है ना, सारी की सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे 3 लिख के रखा हुआ है तो यहाँ पर भी तुम्हें 3 ही लिखना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी कर लो 3। समझ में आया? इसी को क्या कहता है? स्केलर मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। 3 by 3 का बनाओ। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि चलो यहाँ पे अगर यहाँ पे -5 लिख रहा हूँ तो इधर भी क्या आएगा? -5। इधर भी क्या आएगा? -5। लेकिन पिछले वाले में ऐसा नहीं था। देखो जब मैं डायगोनल में लिख रहा था, मैं यहाँ पे देखो ध्यान से कुछ भी लिख रहा था। समझ में आ रहा? लेकिन जब मैं इधर लिख रहा हूँ तो डायगोनल एलिमेंट मेरे पास सेम होने चाहिए। बाकी सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी? बाकी सारी की सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। क्लियर हुई बात क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? ठीक, चलो इसके लिए मैट्रिक्स समझ में आया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन जो हमने बोला ना कि इधर कुछ भी पुट कर दो, जैसे -5 पुट करना -5 पुट कर दो, 3 पुट करना 3 पुट कर दो, ऐसा इधर नहीं होता। इधर क्या कहता है कि आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कंफर्म 0 होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाऊंगा तो उधर क्या हो गया? 1 0 0 1। बात ही समझ लो। 3 by 3 का अगर मैं बनाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वहां पे क्या आएगा? वहां पे 1 1 और 1। इधर क्या आएगा? 0 0 0 0 0 0। ये हो गया मेरे पास 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्सिमम जगह ये कैपिटल आई इस्तेमाल होता है। बोलते आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस्तेमाल होता है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ये तो आसान है। हर एक वैल्यू इसमें रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस इस सबकी वैल्यूज क्या होंगी? 0 होंगी। 0 0 0 0 0 0। इसको हम नॉर्मली ऐसे एक कैपिटल ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? जीरो मैट्रिक्स। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ो। अब हमें समझना इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? ठीक है, दो मैट्रिक्स सबसे पहले इसकी दो अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक है, समझ रहे हैं? मैंने क्या बोला कि पहली कंडीशन, अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल करना है तो उनके जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन ना, अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो दोनों के दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे कि जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रहेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या? कि 1 1 की पोजीशन पे जो बैठा है उधर भी 1 1 की पोजीशन पे ही बैठा हुआ होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं या फिर एंट्रीज बोल लो, वो करस्पॉन्डिंग भी एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। बात आ गई समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, हाँ, आगे बढ़ता है। इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहले एक और चीज देखते हैं ना। मैंने बोला कि एक ए मैट्रिक्स है ना। ए मैट्रिक्स जो है ना वो 3 by 2 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो है 2 कॉलम। अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा A11 A, इधर लिखता हूँ A12
A21 और इधर क्या हो गया A22, इधर क्या हो जाएगा A31, इधर कितना हो गया A33। देखो 3 रो है और 2 कॉलम। मैंने बोला ये बी मैट्रिक्स भी है, ये भी मेरे पास 3/2 का। पहली बात ये, अगर यहीं पे मैं ऑर्डर ही अलग कर देता हूँ ना, तो ये दोनों इक्वल ही नहीं होंगे, बाकी आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बनाता, मैंने बोला B11, फिर मैंने क्या बोला B12, फिर क्या हो गया B21, B22, B31, अरे B33। अब मैंने बोला कि अगर मैं A इक्वल्स टू बी बोलता हूँ तो पहले ये चेक करो क्या इनके ऑर्डर सेम है क्या। मैं बोलूंगा देखो भैया ऑर्डर 3/2 का इधर भी है, 3/2 का इधर भी है। इसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो 1 1 पे बैठा है और जो ये B11 पे बैठा है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि A11 की वैल्यू B11 के इक्वल होनी चाहिए, A12 की वैल्यू B12 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। फिर A21 की वैल्यू B21 के इक्वल होना चाहिए, फिर A22 की वैल्यू B22 के इक्वल होनी चाहिए, A31 की वैल्यू फिर B31 की वैल्यू होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। आगे A33 की वैल्यू B33 के इक्वल होनी चाहिए, तो ही ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो पाएंगे, वरना इक्वल नहीं हो पाएंगे। चलो अब एक एग्जांपल देखो। यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स देख के रखे हुए हैं और इन दोनों के मैट्रिक्स को क्या करना है, हमें इक्वेट करना है। और इक्वेट करके, चलो क्वेश्चन में लिखा क्या, इक्वेट करके हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने पहले ही बोल के रखो कि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो हमने बोला कि अगर ये पहले इक्वल देके रखो तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या इक्वल होगी, यानी यहां से हमारे पास इक्वेशन बनती है 2a प्लस में b इक्वल्स टू 4, ठीक है। वैसे ही मैं क्या बोलूंगा कि ये वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल होगी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस में 2b इक्वल्स टू कितना हो गया -3। अगली वैल्यू देखते हैं। अगली वैल्यू जब मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, देखो ये और ये इक्वल होगा। मैंने बोला 5c माइनस में d इक्वल्स टू 11। और वैसे ही फोर्थ चीज हमारे पास क्या देख रखा, ये देखो दिख रहा, मैंने बोला 4c प्लस में 3d इक्वल्स टू 24। क्लियर हो गया। अब देखो याद करो एलिमिनेशन मेथड है ना, क्लास 10th के अंदर हमने पढ़ा था। एलिमिनेशन मेथड की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर, मैंने बोला क्या, देखो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो याद करो हम इसको सेम बनाते हैं। तो मैंने ऊपर में मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई करूं, देखो a का कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले में मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बोलो क्या बनेगी। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बोला 2a प्लस में b इक्वल्स टू 4। ये 1 से सबको मल्टीप्लाई किया, 2 से जब सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2a माइनस में इधर कितना आ गया मेरे पास 4b इक्वल्स टू इधर कितना आ गया 3 2 6, यानी कितना हो गया -6। अब याद करो साइन चेंज करते थे, साइन चेंज करते इधर हो गया मेरे पास माइनस, ये माइनस का क्या हो गया प्लस, ये माइनस का क्या हो गया मेरे पास प्लस, लाइन खींचा, ये कैंसिल। b प्लस में 4b कितना आ गया मेरे पास 5b इक्वल्स टू 6 और 4 कितना आ गया मेरे पास 10। और ये 5 डिवाइड में जाएगा तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 2। जैसे मेरे पास ये b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू उठा के मैं कहाँ पुट करूंगा, ये मैं b की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। तो एक मैंने इक्वेशन ले लिया 2a प्लस में b इक्वल्स टू 4 और b की वैल्यू जब उठा के पुट करूंगा तो ये हो गया 2a प्लस में b की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 4, फिर 2a इक्वल्स टू, ये 2 उधर जाएगा तो 4 माइनस में 2 2a, ये 2 है ना, 2a इक्वल्स टू 4 माइनस में 2 कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली a की वैल्यू कितनी आ गई 1। चलो a भी आ गया b भी आ गया, लेकिन अब दूसरे वाले को सॉल्व करने के लिए दूसरी इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी। पहले लिखते हैं इक्वेशन को। मैंने बोला 5c माइनस d इक्वल्स टू 11, फिर क्या देके रखो 4c प्लस में 3d इक्वल्स टू कितना आ गया 25। मल्टीप्लाई करें है ना, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर वाले के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। 4 से मल्टीप्लाई करते 5 4 जा 20c माइनस 4d इक्वल्स टू 44। 5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 4 जा 20c, फिर 5 3 जा 15d इक्वल्स टू 24 से 5 जा कितना हो गया मेरे पास ये 120। साइन चेंज करते हैं, कितना हो गया माइनस, ये प्लस का माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। चलो इधर मैं करूंगा तो कितना आ गया -19d, ठीक है। और इधर इधर जब मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा खुद बताओ। 120 में 20 माइनस करो, फिर कितना हो गया 100 में 20 माइनस किया 80 में से 4 माइनस करो, 80 में से 4 माइनस किया तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 76। सही है, और वो भी कितना होगा माइनस में
76। नाउ माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू कितनी हो गई 76 अपॉन में 19, ये 19 से कैंसिल करूंगा तो 4 टाइम्स में आता है, तो फाइनली मेरे पास से d की वैल्यू कितनी हो गई, d की वैल्यू हो गई, बोलो कितना हो गया 4। ठीक है, चल अब ये d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करता है, तो मैंने इक्वेशन लिखा 5c माइनस में d इक्वल्स टू 11। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा 5c माइनस d की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल्स टू 11, 5c इक्वल्स टू 11 प्लस में 4, तो c इक्वल्स टू कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल करेंगे c की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमने यहाँ पे सॉल्व करके a की वैल्यू 1 निकाली है, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। अभी समझ में आएगा इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड है ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो के अंदर यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरी एक्सरसाइज और उससे पहले के एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आपको होगा तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि अब यहाँ पे 11th एंड 12th के हालांकि सारे वीडियोस आएंगे है ना, बट मेनली 11th 12th मैथमेटिक्स की वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।